देखो घनत्व बढ़ेगा, जेकर अर्थ होता है बहुत दूर कितना दूर में फैलल है से, ठीक ना। ओकरा से पहले हम लोग दाब पढ़े थे। दाब की परिभाषा था प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। जब भी हमको किसी का दाब निकालना हो तो उसका बल निकालो, बल ऊपर रख दो, क्षेत्रफल से भाग कर दो तो निकल कर आ जाएगा। और इसका जब हम लोग ऐसा ही मात्रक दिए थे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो ये दोनों से बन के आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को वैज्ञानिक के सम्मान के लिए पास्कल वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो तब से बन गया दाब का ऐसा ही मात्रक बन गया पास्कल, जिसको पीए में संकेत किया गया। अब संपर्क क्षेत्र पर एक से क्या क्या प्रभाव पड़ता है दाब के बाद, जो दलदली भूमि पर पैर लगाकर बिछलना से वाला हम लोग पढ़ लिए थे। और प्राकृतिक ने ऊंट को पैर फैलाए बनाए रखने के लिए तो दलदली इलाका में हम लोग के था कि अगर हम लोग दलदली इलाका के भूमि में पैर के बल से चलना कठिन होता है, यदि उस भूमि पर कोई व्यक्ति तख्ता रख करके चले तो उस पर भार बड़े क्षेत्रफल के वितरित हो जाता है, जिससे भूमि पर दाब कम पड़ता है और वह धंसने से बच जाता है। तो यही क्षेत्रफल के बारे में था। तो हम लोग के यही पढ़े कि जितने क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। संपर्क क्षेत्रफल के बढ़कर उसे वस्तु द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जा सकता है। इस सिद्धांत का निम्नलिखित प्रयोग है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग का बहुत सारा कि अगर कोई दलदली भूमि वाला है, जैसे ट्रैक्टर वाला बताया था कि धान की खेती में उसमें चलना बहुत कठिन है, धंस जाता है बार बार, लेकिन उन्हें में कोई बड़का तख्ता रख दिया तब ऊपर चलेगा तो तख्ता जल्दी नहीं धंसेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो चौड़ा हो गया है तो ऊपर न धंसेगा और ऊपर दाब कम पड़ता है तो आसानी से चल सकता है। प्राकृतिक में ऊंट के पैर फैले फैले बनाए, ये लिए भगवान पहली ही सोकरा न बड़का बड़का को भाव पर केस बनाए है, बड़का बड़का को पैर इतना चौड़ा चौड़ा बनाए है, ताकि रेगिस्तान में चलावे के लिए बनेबे किए हैं। रेगिस्तान बालू वाला इलाका में अगर नुकीला चाहिए तो तुरंत धस जाएगा, अपन सब बालू पर चलेंगे। और वही बड़का को चौड़ा पैर हमर सके रहता था, हम बालू पर आसानी से दौड़ सकते थे। तो वही ऊंट के बड़का फैलल चौड़ पैर बनाए हैं ताकि ओकर ऊपर चलेगा तो पैर क्षेत्रफल बढ़ गया तो बालू पर गोर न धसेगा, तो आसानी से ऊंट चल सकता है। एक अलावा कोई भी और नहीं चलेगा, घोड़ा अच्छा से नहीं दौड़ सकता, घोड़ा के ताल पतला होता है तुरंत धंस जाएगा। और दूसरा जो हम भाव के बताए, क्या कि बालू रेत उड़ता है तो बहुत उड़ता है, तो भगवान ओकरा न भाव बनाए हैं यहाँ पर इतना तक केस, वो आंख बंद, आंख इतना पर रहता है ना तो ऊपर रुकावट होता है, बालू का आंख में पड़ भी नहीं करता है, चश्मा के काम कर लेता है। ठीक, तो उस तरह से होता है। और फिर पानी को स्टोर करने के लिए कुब्बर निकाल दिए हैं ताकि लंबा दूरी तक इस तरह से ओकरा सब लक्षण दिए हुए। सन जोसफ वाला स्कूल में स्पेशल बहुत एगो किताब में पूरा ये चैप्टर पढ़ने के लिए ना आप पूरा एकदम दे था चित्र, दूगो के चित्र दे था। दूगो ऊँट होता है, एगो बालू पर चले वाला, एगो बर्फ पर चले वाला। उतनी ज्यादा नहीं देखा, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा होता है, पर बहुत ज्यादा बाल रहता है, क्योंकि ठंडा लगता है तो बड़का बड़का को देह पर बाल रहेगा। दो तरह के ऊँट होता है, उसी तरह दो तरह के कछुआ होता है। कछुआ के रहते हैं बताए कि पानी में रहता है जो छोटा छोटा कछुआ रहता है, एगो बाहर धरती पर रहता है जो मट्टी पे। उसी तरह ऊँट भी दो तरह के होता है। एक ऊँट होता है जो रेगिस्तान में चलता है, जो अपना सबके रोड पर दिखता है। एगो ऊँट होता है जो बर्फ वाला इलाका पर चलता है, ठीक ना। ओका देह पर बड़का, ओकरो अधिकतर संरचना इसी तरह रहता है, लेकिन कुछ हैबिटेट बनाया गया है उसके अनुसार से ताकि वो बर्फ पर आसानी से सर्वाइव कर सके। तो वही है, पैर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ओकरो चौड़े बर्फो धंसता है ना, बर्फो तो उसी तरह होता है। ओकर शरीर के चमड़ी ना बहुत मोटा मोटा होता है। अपना सके इलाका के चमड़ी देखेगा तो बहुत पतला रहता है ताकि गर्मी में रहे के है। ओकर चमड़ी बहुत मोटा वाला रहता है क्योंकि ठंडा में रहे के है। अपना वाला इलाका के देखिएगा तो ओकरा पर ना केस नहीं रहता है, यानी कि बाल न रहता है ज्यादा तो ओकरा शरीर पर, लेकिन वो वाला पर ना बहुत बाल रहेगा, झनर झनर ओकरो कुबर रहता है। और ओकरो है लेकिन जिसे बालू पर उनका दबाव एक स्थान पर कम पड़ता है और उसे चलने में कम दिक्कत होती है। तो इसीलिए ऊँट का यह लक्षण बनाया कि ताकि क्षेत्रफल बढ़ा दे। उसी तरह भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं और पीछे का टायर जोड़े होते हैं, जिससे वाहन पर भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो और टायर पर दबाव कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बच जाता है। तो जब बड़का बड़का के रहता है तब पीछे तीन तीन गो चक्का वाला जोड़ देता है, दुइये जोड़ा जाता है ताकि वो बहुत फैल, दुइये गो, हाँ 3 गो बोला गया है, और वो बहुत चौड़ा चौड़ा वाला रहता है। और तहियो बता दिए थे कि बाइक उइक के अगर बहुत चौड़ा ज्यादा चौड़ा वाला किया जाता है,
इसी तरह अपना अगल बगल के 4 चक्का के देखा होगा तो नॉर्मल चक्का रहता है, लेकिन जो थार देखा है ओकर चक्का बहुत मोटा देखा होगा ध्यान से। वो थार को स्पेशल बनाया गया, नाम है थार रेगिस्तान के लिए, ताकि वो ऑफ रोडिंग कर सके, रेगिस्तानी में चल सके। हाँ तो ओकर चक्का ये बहुत चौड़ा रहता है। कथी? हाँ कीचड़ों में तो फंसबे ना करता है, ताकि ओकरा चौड़ा बनाए ताकि वो कम फंसे, कम क्षेत्रफल है तो धंसे कम, तो ये लिए बनाए थे टायर पर दबाव कम पड़े। और गीली मिट्टी से होकर ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि उसके पीछे के चक्कों का टायर काफी चौड़े होते हैं। और देखा दिए और अगर फंस जाए और चौड़ा करना है तो 2 और लोहा के पट्टियां में जोड़ देता है, जैसे धान की खेती में करना है। हाँ, मकानों के दीवारों का आधार नींव भूमि के चौड़े बनाए जाते हैं, यानी कि अगर कोई के घर बनावे गए तो पहले इतना दूर बना लेगा, पहले इतना दूर चौड़ा कर लेगा, बीच में घर बनाएगा ताकि नीचे वाला एरिया का क्या हो, पूरा ज्यादा चौड़ा रहता है, नीचे धंसल रहे, जिससे मकान का भार क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और दाब कम पड़े, ना तो घर ऐसी गिर जाता है। पहले नीचे वाला जैसे कहते हैं बेस पहले नीचे कर देना, धरती के अंदर में बहुत इलाका तक के फैलेले रहता है। उसी तरह देखो ड्राइंग पिन का ऊपर का माथा चौड़ा होता है, उससे गांठते समय अंगूठे पर कम दाब पड़े। एगो होता है बता रहे हो इसी, एगो नोट बुक नोट पैड होता है, में ना घुसावे के लिए वो काठी होता है, ठीक ना, जो कागज के ना अगर टांग देता है, फिल्म में देखा होगा, वीडियो में अपना अगल बगल में तो यूज करते हो, नहीं देखा होगा तो ऊपर ना काठी ऐसे ढकाने, यानी कि कोई कागज लेकर के ऊपर में साट दो तो पर ऐसे रहता है। या अधिकतर काठी के ऊपर ना देखता है, गोल का चौड़ा बना रहता है ना, ताकि पीटे तो क्षेत्रफल दाब कम पड़े, तो अंगूठे पर दाम उसी तरह। ननकियो काठी में, बड़को काठी में। सर्कस में एक पहलवान अपनी छाती पर पहले चौड़ा तख्ता रखता है और तब उस पर हाथी या किसी भारी वाहन को गुजारता है, ठीक, ताकि ओकरा दाब न। अगर छाती ऐसे रख लिया डायरेक्ट हाथी के जाता तो कचकचा कर तोड़ देता, लेकिन ऊपर इतना लंबा तख्ता रख लेता है, क्षेत्रफल क्या हुआ, ओकरा ज्यादा हो गया तो ओकरा दबाव कम पड़ेगा। और दूसरा बात भुइयावा के पूजा में देखा होगा, देखा है कि नहीं? हाँ, सिलौटा कुटवाते हैं उखड़ी, तब पहले ओकरा नीचे सिलौटा रख देते हैं बड़का को, तब ऊपर सूख गया तब धान कुटाता है। और नीचे से और देखे तो लोग कुछ धैलू रहता है, ठीक, तो सिलौटा इतना चौड़ा रहता है और तब ओखरी पर रख करके ओखरी में धान कुटाता है, तताब कम पड़े। तब लोग विज्ञान न पढ़ लेते, लेकिन बाबा से जानते थे कि ऐसे करेंगे तब बचाव हो सकता है। तब उस पर हाथी या कोई भी भारी वाहन गुजरता है तो इससे हाथी या भारी वाहन का भार अधिक क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, जिससे पहलवान पर दाब कम पड़ता है, जिसे वह संभाल लेता है। अब उसी तरह एकदम सेम नियम हम लोग के भुइया बाबा पूजा करने वाले भगत जी लोग करते हैं कि आराम से अपना पहले सूत रहेंगे, ऊपर आदमी ला करके वो बड़का को सिलौटा रख देगा, तब ऊपर भारी रहता है लेकिन कितना फैलल वाला में रहता है। सिलौटा न का चक्की कहते हैं, चक्की वाला भारी भले रहे लेकिन मतलब बहुत दूर में फैलल रहता है, पत्थर क्यों सब रहता है, मतलब ये भी रहे लेकिन उनका दबाव कम पड़ रहा है, ना तो डायरेक्ट इसे ऐसे मारता था, सीधा जाकर रखता है। देखो न बताया कि अगर सोझे ओखली कैसे जाकर तो पूरा गड़ेगा, लेकिन चौड़ा करके करेंगे तो कोई फर्क न पड़ रहा है हम लोग, यही सब होता है। आगे देखो, कभी कभी संपर्क क्षेत्रफल को कोई भी चीज का नोकीला कहला बनाया जाता है ताकि डायरेक्ट घसे। अगर लकड़ी को चाहे पहले भाला को अगर नोकीला न बनाता तो घसता धरती में, कोई जानवर के अगर भाला से मारता है अब भाला चौड़ा ऐसा वाला रहता तो मारेंगे तो पड़ जाकर, लेकिन नोकीला तो धसी ना पूरा इपार से ऊपर हो जाता है। तीर को लोग नोकीला क्यों बनाता है, ताकि उसका क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़े उसे। कभी कभी संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी क्षेत्रफल कम कर दो, मान लो कोई कैमरा फोड़े के है और न फूटा तो क्षेत्रफल कम कर दो, यानी कि ज्यादा ताकत लगावे के है, अब बहुत दूर में क्षेत्रफल को कम कर भी सकते हैं। सभी काटने और छेद करने वाले औजार जैसे चाकू, आरी, कुल्हाड़ी, कैंची, सुई, आलपिन इत्यादि बहुत कम क्षेत्रफल का धार या नोक होता है, जिससे बहुत कम बल लगने पर भी अधिक दाब डालते होते हैं। यही कारण है कि भोथरे चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू से किसी वस्तु का काटना आसान है। जब भोथा रहेगा वो एकदम नोकीला न रहता है तो ओकर में जो क्षेत्रफल होता है तो कम इलाका को कम कर पाता है, तो वो पूरा नुकीला बना देता है, तो बहुत कम क्षेत्रफल को कर देता है। अब हम लोग के घनत्व, हम लोग के क्षेत्रफल के बारे में हो गया है। लोहे का एक वाट समान आयतन की लकड़ी के गुटके को कहीं अधिक भारी होता है। इस प्रकार पारा समान आयतन के पानी से अधिक भारी होता है, तब हम कहते हैं कि लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक होता है। इसी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। आइए में नॉर्मल हम लोग के देखेंगे कि वही दो चीज गिरा देते हैं, एगो लोहा के कोई अथी कील के ले लो और कोई दूसरा तख्ता के,
और दोनों को हम लोग गिराएंगे तो पानी में एगो डूब जाएगा और एगो पानी में तैरे लगता है। क्यों? जेकर घनत्व ज्यादा रहेगा, वजन से मतलब न होता है, ठीक ना। जेकर घनत्व ज्यादा रहेगा वो डूब जाएगा। चलो हम वही समझ, हाँ नैया के उसी तरह किया जाता है, क्षेत्रफल भी उसमें मायने रखता है। तो वही सब बात है। तो यही बोला गया है कि जब पानी से बहुत अधिक भारी होता है, पानी के घनत्व में कोई चीज के, पानी के जेकरा में डूब रहा है ओकरा अनुसार से भी हम कहते हैं कि लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक है, यानी लोहे का घनत्व ज्यादा है, लकड़ी का घनत्व कम है। इस प्रकार पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, यानी कि पानी का घनत्व कम है, पारे का घनत्व अधिक है। नब दिखाए थे बुखार जांचे वाला में जो रखल था, उसके अंदर जो धातु होता है। हाँ, तब घनत्व के परिभाषा देखो, हाँ वही में है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगर हमको किसी चीज का घनत्व निकालना हो, ठीक ना, अगर कोई इलाका में गया उनमें तू देखेगा कि हम जाएंगे तो हम डूबेंगे कि नहीं, तो घनत्व निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे? पहले द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान मतलब तो कितना वजन है से, तो सर्वेश के द्रव्यमान के लिखेंगे और उसका आयतन लिखेंगे और द्रव्यमान में आयतन से भाग करेंगे ना तो हमारा घनत्व निकल कर आ जाएगा। तो उसी तरह इसका सूत्र वही से बनेगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलो। द्रव्यमान के मतलब वजन वाला है तो किलोग्राम। आयतन के हम लोग पढ़े हुए हैं, आयतन में जो तीनों साइड के निकालना होता है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई, तो गुना करते थे तो 3 गो m से गुना करने पर मीटर क्यूब हो जाता था। एल इसको घन मीटर पड़ा जाता है, मीटर क्यूब। तो जब इसका सूत्र बना तो इसको प्रति में लगा देंगे तो एल घनत्व का ऐसा ही बनता है केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए क्यू, हाँ क्यू, ताकि 3 दा गुना हुआ है, तो इसीलिए इस प्रकार घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, वही ना, इसको घन कह सकता है। तो इसीलिए घनत्व का अगर सूत्र देखना है तो द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक देखना है तो द्रव्यमान का होता है किलो, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक ना। परिभाषा देखना है तो पदार्थ के एकांक आयतन के पदार्थ को का जो परिणाम होता है उसी को हम घनत्व कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है, विभिन्न पदार्थ के लिए यह विभिन्न होता है, यानी कि सबके घनत्व अलग अलग रहेगा। उदाहरण के लिए अगर सोना का एगो कोई चीज ले ले, जैसे सोना का कह रहा है, सोना का घनत्व निकाला गया ना तो 193 यानी कि 1900 ऐसे पड़ेगा रे, पहले 19,300 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। यह तरीके का केजी है ना लिखल, तो खाली इसका घनत्व निकाला गया तो इस तरह से। जबकि पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी मीटर क्यूब होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी शुद्धता की जांच में सहायता करता है, इसे घनत्व से हम लोग उसका शुद्धता भी जांच पड़ताल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग के घनत्व के बारे में था। अगला देखो, ठोस पदार्थ के समान किसी द्रव का कोई निश्चित रूप या आकार नहीं होता है। जैसे ठोस पदार्थ के देखेंगे तो जैसे हमारे चौकी है निश्चित आकार है ना, लेकिन द्रव के हम लोग पीछे पड़े कोई आकार न होता है, तो जे बर्तन में रखाएगा वही आकार। हाँ, आगे लिख ही दिया है, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी आकार का ग्रहण कर लेता है। ठोस के समान ही द्रव भी बर्तन के पेंदे के पूरे संपर्क क्षेत्रफल पर बल लगाता है। तो अगर कोई बर्तन में हम लोग कोई भी द्रव के रखेंगे तो बर्तन में पूरा फैल जाएगा नीचे तक, पेंदी तक के, तो पूरा इलाका में क्षेत्रफल लगाएगा। इतना ही नहीं, द्रव न केवल बर्तन के पेंद पर बल्कि बर्तन के दीवारों पर भी बल लगाता है। जैसे कोई बोतल में रखेंगे, जितना वजन है उतना धक्का देवे न करेगा। द्रव द्वारा लगाया गया बल सादा बर्तन की दीवारों या पेंदे के संपर्क क्षेत्र पर वितरित रहता है। यह बल सतह के लंबवत लगता है। अब आगे हम प्रणोद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है। यही हम लोग समझे कि प्रणोद किसे कहते हैं, कि जितना इलाका में बल लगाया है ना कोई भी द्रव, इसी को हम लोग कहते हैं प्रणोद। तो किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, अंग्रेजी में थ्रस्ट। उदाहरण के प्रणोद का मतलब शॉर्ट में समझ लो, वही समझा रहे थे कि कोई बर्तन रखा और में कोई भी द्रव रखा तो कुछ ना कुछ तो वजन लगेबे करता है, ठीक ना। जैसे कि तन्नी को बाल्टी में बहुत सारा पानी रख देगा तो उन्होंने लेकर पैक कर देगा, जोर से पानी भरते रहो तो बाल्टी के क्या करेगा? फाड़ देगा। नलका उल्का में अगर पैक, जैसे नलका के पाइप फट जाता है उस तरह से, तो कुछ ना कुछ बल लगाया ना। तो अगर द्रव द्वारा लगाया गया बल
सादा बर्तन की दीवारों पर क्या करता है, बल लगाता है। तो यही बल जो लगाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो ये कि किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगाए हुए बल को प्रणोद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, यदि किसी बर्तन में 2 किलो पानी रखा गया, क्या किलो पानी, 2 किलो पानी रखा, तो बर्तन के प्रणोद का, बर्तन के पेंदे पर लगता प्रणोद हमको निकालना है कि कितना बल लगा रहा होगा। तो 2 किलो पानी का भार है, तो इसको 2 किलो है, और देखो हाँ तो मीटर में न बदले के है, हाँ तो ये पहले 9.8 मीटर प्रति सेकंड देखा है, कथी है 10 हो है, हाँ गुरुत्वीय त्वरण, क्या कि वह बल लगा रहा है। तो एक 2 में गुना किया गया, तो एक मान लो पूरा 10 हो गया, तो 10 से 2 में गुना किया तो 20 न्यूटन, तो एक बल लग रहा है। तो क्या कि कितना बल लगाएगा गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार से 20 न्यूटन, तो यह बल लगा रहा है। तो अगर कोई बर्तन में हम 2 किलो पानी रखेंगे तो कितना प्रणोद लगेगा, तो में 10 से गुना कर दो डायरेक्ट, तो 20 न्यूटन। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए प्रणोद का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब प्रणोद दूसरी तरह निकला है, किसी पृष्ठ या सतह का प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाए हुए बल अर्थात प्रणोद को दाब भी कहते हैं। अगर दाब निकालना है फिर बर्तन वाला के लिए, तो प्रणोद कितना बल हमको निकाला 20 न्यूटन से ऊपर लिख देंगे, और उसमें कितना क्षेत्रफल ऐसे नीचे रख देंगे। आप किसी पृष्ठ के ऊपरी क्षेत्रफल पर लंबवत लगे बल को हम प्रणोद कहते हैं, जबकि उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को फिर दाब कहते हैं। यो में था प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को हम लोग दाब कहते हैं, तो एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। अब द्रवों में दाब, सब द्रव में कुछ न कुछ दाब होता है, जिसके बारे हम लोग पढ़ेंगे। किसी द्रव का जिस बर्तन में रखा जाता है तो उसी रूप में धारण कर लेता है, इतना नहीं द्रव बर्तन के पेंदे पर ही नहीं बल्कि उसकी दीवार पर भी दाब लगाता है, जो हम लोग प्रणोद में पढ़े। इसके 4 नियम है दाब के लगावे के। जब कोई द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उस बर्तन के भीतर सतह अथवा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब लगाता है। जहां जहां पानी पहुंचेगा वहां वहां क्या करेगा, बल लगाबे करेगा, यानी दाब लगाएगा। तो उसमें तनिया को छेद होता तो बराबर, हाँ अगर कोई तनका सा जगह कमजोर मिला तो हमें तोड़ करके निकल जाएगा। द्रव के भीतर किसी, तब ना चूहे लगता है हम लोग के बर्तन, बाल्टी उल्टी फूट जाए। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। अब बर्तन में अगर कोई दाब लगा रहा है तो सब तरफ क्या रहेगा, बराबर है किताबों पर, बहुत अच्छा, तो सभी तरफ बराबर लगाता है, यानी कि सभी दिशाओं में समान बल लगाएगा। बर्तन अगर गोल है तो इनमें जितना लगेगा सब तरफ बल बराबर लगता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का द्रव के मुक्त सतह की उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। अगर द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का जो दबाव रहेगा वो सभी जगह समानुपाती रहेगा, सेम सेम रहता है। द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती, यानी कि कितना घनत्व द्रव में है। जैसे पानी का घनत्व कम हुआ, मध के दूध के घनत्व अलग अलग रहता है, हाँ ज्यादा रहता है ना, जो हम लोग नापते हैं उस समय, तो यही सब रहता है। जब मान उन नापे के आप कंफर्म नहीं बता सकते कितना, लेकिन मतलब ज्यादा ओकरा से होता है। जे एकदम हाथ में ऐसे देगा तो छन छन पानी ई पार से ऊपर हाथ में हो रहा है तो ओकर घनत्व कम होगा। जे तोरा हाथ में कहीं ठहर जा रहा है, ये गड्ढा हो रहा है, तो ओकर घनत्व मोटा वाला। हाँ, द्रवों में दाब का संरचना पास्कल का नियम, यही से घनत्व निकालता है, तो दूध के फैट निकालता है कि कितना ग्राम में बसा है। हाँ, तो द्रवों में दाब का संचरण पास्कल के नियम से। बंद द्रव के किसी भाग पर दाब डाल जाए तो उसका संचरण सभी दिशा में होता है, इसे द्रवों में दाब का संचरण कहते हैं। पास्कल के नियम से देखो, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है, इसे पास्कल के नियम कहते हैं। यह द्रव तथा गैस अर्थात सभी तरल पदार्थों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर इस सब में दिखाई दे देता है। सत्यापन के लिए फिर एगो कहा है कि यू नलिया लीजिए, उसमें पासक में पानी भरकर उसकी लंबी गर्दन पिस्टन पर लगा देते हैं, और अब पिस्टन में थोड़ा नीचे की ओर ढकेलते हैं, इससे पानी पर दाब पड़ता है। तब हम पाते हैं कि यू नलिया पारा समान ऊंचाई से ऊपर चढ़ जाता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि दाब का संचार सभी दिशाओं में समान होता है। ऐसे हम लोग का अभी इधर नहीं दिखाई दिया कि कौन हवा टूट सकता है, शायद आगे है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि देखो कोई वस्तु ए में डूब गया, वही कोई वस्तु ऊपर में तैर रहा है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे यही आर्किमिडीज के सिद्धांत के कि कौन चीज कोई
तैर रहा है, ऊपर में है सर, क्या करेगा? तैर रहा है पानी तो। चलो आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। तो देखो पास्कल के नियम के अनुसार से इसी तरह पिस्टन है, ओकरा में लगाया गया, इस तरह से ओकरा पर पिस्टन पर दबाव लगाया था, पानी के दबाव निकाल कर, मतलब कि कोई भी चीज दबाव वाला होता है ना, तो ये सब। तो हम लोग का उधर उसका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना, मतलब कि टॉपिक प्रणोद खत्म हुआ, घनत्व खत्म हुआ, दाब खत्म हुआ, ठीक। चैप्टर नंबर 1 अब है उत्प्लावन, ठीक ना, जेकरा में हम लोग कोई बाल्टी के जो देखते हैं कि पानी के अंदर तैरते रहता है, या बाल्टी अगर भर जाता है तो फिर डूब भी जाता है, तो यही सब। तो उत्प्लावन के मतलब समझ, उपलाए वाला, समझ में आ रहा है ना। तो देखें कुएं से पानी निकालते समय पानी से भरी बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहती है तो हल्की मालूम पड़ती है। कहाँ? जब पानी में पूरा डूबल है तब पानी कभी खींचा, मतलब कि देखो कुआं है, बाल्टी रखा था, पहले तो ऊपर उपलाएगा, थोड़ा देर बाद धीरे धीरे करते बाल्टी क्या होगा, पूरा पानी में भर जाएगा, तो पानी बाल्टी क्या एकदम नीचे की तरफ जाने, जब नीचे जाए तो एकदम थोड़ा हल्का लगेगा, तो हल्के जब तक पानी को खींच रहा है ना, अगर जितना अंदर बाल्टी उतना तो थोड़ा हल्का, जैसी बाल्टी ना पानी के ऊपर आता है तो बाल्टी थोड़ा भारी लगने लगेगा, तो वही पानी में बाल्टी में हाँ, वो पानी जब तू डारा में रखता है निकालते हैं अंदर में तो उपलायित रहता है, ये तू जैसे करेगा तो एकदम हल्का रहता है, कैसे पानी में इतना हल्का है। हाँ वैसी, ये सब बात हमको पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक है आर्किमिडीज के सिद्धांत में, और ज्यादा एग्जाम्पल रहता तो हो जाता, लेकिन जैसे ध्यान आएगा तो एग्जाम्पल दे देंगे तो मजा आ जाएगा। तो वही सब पढ़े के है। तो बोला है कि जब कुएं से पानी निकालते समय पानी से भरी बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहती है तो हल्की मालूम पड़ती है, परंतु जब पानी से बाहर आते हैं वह भारी मालूम पड़ती है। जब हम पानी से डुबकी लगाते हैं तो पानी हमें ऊपर की ओर उछालता सा लगता है। अभी बोला है कि जब नहाते हैं नदी में और जब हम लोग डुबकी मारते हैं तो हम लोग के ना पानी अंदर में खींच कर न रखता है, पानी हमको क्या करेगा, ऊपर की तरफ देगा। ये कोई आदमी जब पहली बार छलांग लगाता है नदी में तो बहुत जोर से गया तो बहुत जोर से धरती के अंदर तक जाएगा पानी की गहराई में, और फिर पानी का धक्का मार करके ऊपर बिग देता है। आदमी बाद में ना डूबता है, पहले अगर कोई आदमी में कूदा ना तो क्या काम करेगा, अगर बहुत ऊंचा से गिरा है तो ज्यादा बल के कारण पानी का चीटे बहुत अंदर तक के गहराई तक जाएगा, फिर पानी ना उसको ढकेल करके बाहर ऊपर बिग देता है, उतना बिग दिया, उसके बाद धीरे धीरे पानी पिएगा, शरीर पानी में फूलेगा, उसके बाद उसका मृत्यु होगा, सांस लेने के पानी के पूरा फुल हो गया था, जब मर गया था बहुत देर तक वो उपलायित रहता है। पानियों में तो ऑक्सीजन मिलता है, अब मिलता है, लेकिन हम लोग उस तरह से ऑक्सीजन नहीं ना ले सकते हैं, हम लोग हवा से ना लेंगे, हम लोग का सिस्टम बनाए ना कि पानी से हम ले सके, मछली सब ले सकता है। ऐसी करते करते पानी में पीते पीते खुद डूब जाता है, जब डूब जाता है तब धीरे धीरे उसका शरीर पूरा फूलता है। कैसे स्पंज फूलने के बाद, हाँ स्पंज फूलने के बाद एकदम ऊपर उबलाने लगता है, उससे शरीर पूरा फूल जाता है, तब ऊपर निकल जाते हैं 2 दिन बाद, यही सिस्टम होता है। तब पानी भी पहले बाहर बिग देता है, बोलो हाँ वही ना स्पंज की तरह फूल रहा है। कैसे कुछ दिन भर दिन खेत में पानी पटा कर देखना, हाथ पे एकदम फूल करके उधर या कपड़ा फीता है मम्मी कौन उपलाता है, मिला नहीं, कोई जरूरी है कि जन ही उपलाएगा, बह करके आगे भी ना जा सकता है। जहाँ तक मिला तो कभी 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 कुछ में फंस भी जाता है, नीचे बहुत चीज है तो हो भी सकता है, उतना नहीं खाता, फंस जाता है, हाँ फंस जाएगा उसके बाद खा हो जाता है। चलो आगे देखो, जितना मछली देखता है ना सब मछली, देखो मछली तो क्या खाता है, कोई थूक फेंका ना नदी में ओकरो खाएगा, छोटा मोटा कीड़ा मरा से, कोई भी जानवर मरा, कुत्ता मरल पानी में फेंक दिया, जानवर मारा फेंक दिया, कोई का मरा हुआ लाश आ गया या कितना, ओकरे उ सब खाता, वो एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं खाता, वो घास फूस खाए वाला चीज नहीं है, वो सभी बैक्टीरिया के खाए वाला मछली सब खाता है। यानी कि गंदगी जितना मुर्गा उर्गा है, तो अगर अभी फॉर्म में तो दाना पहले अगर जो कोई गाँव में है वो सब कीड़े मकोड़े, पक्षी लोग बहुत सारा पक्षी है ना, वो सब कीड़े मकोड़े खाता है, हाँ वो सब खाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब हम पानी में ऊपर से उछालता सा लगता है, इससे स्पष्ट होता है कि द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि पानी में कोई भी चीज को रखेंगे ना, वो डूबेगा, फिर उसका अंदर क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ वो बल लगाता है, जिसके कारण उसके भार पर एक आभासी की कमी होता है, जिसके कारण से वो हमको आभासी की कमी होता है हल्का, जिसके ऊपर मुखी बल को उस वस्तु का द्रव को उत्प्लवन बल कहते हैं। यानी कि वायुयांशी कहते हैं उत्प्लवकता, जेकरा वजह से कोई चीज ऊपर उपलाने लगता है। ठीक, तो अभी तो देखा कि कोई चीज उपलाने लगा, कुछ चीज नहीं उपलाता है, याद आया इतना, सब चीज ना उपलाता है, हाँ ईटा लोहा के कंठ, यही आप हम लोग देखेंगे। तो वही देखो, तो पहले उत्प्लावन किसे कहते हैं समझ गया,
कि कोई भी चीज को हम पानी में रख रहे हैं, अगर जे ओकरा पानी फिर ऊपर की तरफ ढकेल दिया, ऊपर में उपलाने लगा, यही सब उपलब्धता कहलाता है। और इस तरह के बल को लगने को उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक तरल अथवा द्रव या गैस उत्प्लावन प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ हुआ से ओकरा में कोई भी चीज रखेगा तो ऊपर उपलाने लगेगा। और द्रव गैस में इसकी पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया गया था। जैसे देखो, कह रहे हैं कि धातु के एक टुकड़े को धागे की मदद से एक कमानीदार तुला में लटका देते हैं, ठीक ना। ये दोनों के देखो, अभी हमें ये पानी न रखा गया, यह कमानीदार तुला है, यहो में वो टुकड़ा लटकाया गया, उसमें धातु मतलब कोई भी लोहा वाला चीज। टुकड़े के भार को पटन लेते हैं। पटन के मतलब क्या, वजन लिया गया कि कितना वजन है, इतने सेम है, टुकड़ा वही है, यहाँ नापा गया ना, तो यहाँ पर मान लो कि 2 किलो के आसपास था। और अब जब टुकड़े को धीरे धीरे एक बड़े बीकर में रखे पानी में डुबाते, उसके बाद जब पानी में रखा गया तब कमानीदार तुला में भार का पटन घट रहा था, धीरे धीरे ना ये ऊपर की तरफ आ गया। देखो इनमें क्या था, यहाँ वजन दिखा रहा था 2 किलो के, अब ऊपर में घट करके जा रहा था, क्या मान लो 1 किलो पर हो गया। तो यही होता है कि जब एक वजन इतना था, लेकिन जैसे पानी में रखे, पानी के वजह से वजन को क्या किया, ऊपर की तरफ ढकेल देता है। तो इसी तरह तो यही से ये उत्प्लावन के नियम पता हम लोग के चला कि कोई भी चीज को हम पानी में रखते हैं तो ओकरा वजन कम रहता है तो ऊपर उपलाने लगता है, ऐसे नॉर्मल रखेंगे तब तो घटता है। परंतु जब टुकड़ा एक बार पानी में पूरा डूब जाता है तब उसे और अधिक गहराई तक डुबाने का उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बोला है कि जब टुकड़ा एक बार पानी में पूरा तरह से डूब जाता है तब उसे और अधिक गहराई तक डूबने का उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लिया जाए धातु के टुकड़े का भार अगर हवा में 500 ग्राम था, हम 2 किलो रख रहे थे, यहाँ कितना 500 ग्राम, और पानी में पूरी तरह डूबने पर टुकड़ा का भार 300 ग्राम हो गया, यानी कि तनका से घटना जाएगा। तो यही हो गया, 300 ग्राम हो गया है। तब धातु के टुकड़े पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लवन बल का मान कितना होगा, 500 में से 300 बल, पहले था 500, अब दिखा रहा है 300 बल, तो कितना बल, पानी कितना अपना बल लगाया होगा, 200। तो यही उत्प्लावन बल कितना आया, 200 बल। तो उत्प्लावन बल निकालना लेगा, पहले तू अपन वजन नापो कि तोहर कै किलो है, अगर तू 40 किलो के है और पानी में डूबे के बाद वजन ना करके तान करके देखता कै किलो है, तो तू अगर 30 किलो हो गया है, यानी कि पानी कितना बल लगाया, 10 किलो। बहुत अच्छा, इससे स्पष्ट पानी उतना ज्यादा लगा सकता है। हाँ भी, नल उतना ज्यादा नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि पानी में डूबने पर उसके भार में एक आभासी की कमी होती है। और जब हम फर्श पर पड़े पत्थर को ऊपर उठाते हैं तब हमें पत्थर पर पृथ्वी के कारण लगे गुरुत्व बल के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है। कोई भी चीज देखे कि टोपियो उठा रहा है तो कुछ ना कुछ बल लग रहा है ना, तो एकरा में बल लगता है। तो वही बोला कि कोई पत्थर उठाते हैं तो हमको तनका सानी भारी लगता है, क्यों, पृथ्वी अपना तरफ गुरुत्वीय बल लगा करके उसको खींच रहा था। लेकिन पृथ्वी के इसी आकर्षण बल के कारण ही वस्तु में भार होती है और वे भारी लगते हैं। परंतु किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर एक साथ 2 बल कार्य करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के निचोड़ दिशा में खींचता है, जबकि उत्प्लावन बल वस्तु के ऊपर की दिशा में ढकेलता है। ठीक ना लिया, कोई भी चीज को अगर हम पानी में रखते हैं तो पहले तो पृथ्वी अपना तरफ खींच रहा है उसको, ठीक ना, जगह वजह से कुछ वजन लगा। तो मान लो अगर अपना वजन खींचे था वो 500 ग्राम ईटा का वजन था, लेकिन फिर अब बल लगाने लगा पानी भी अपना उत्प्लावन बल लगाता है, जगह वजह से 300 ग्राम ऊपर में 200 ग्राम ऊपर में ढकेल देता है। तो हमको कुल भार 300 ग्राम पता चल पाता है। तब पृथ्वी भी अपना और बल लगाता है और पानी भी ढकेल करके उधर से बल खींचता है, इसीलिए उसका बल कम हो जाता है। इसीलिए द्रव में डूबी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि जो लगाना था 500 बल, लेकिन पृथ्वी हमको 200 ग्राम पहली मदद, पानी हमको 200 ग्राम पहली मदद कर दिया, जगह वजह से हमको लगाना था 500 ग्राम बल, तो हम लगा रहे हैं 300 ग्राम। 200 पहली मदद कर दिया, तब जोड़ेगा थोड़ी ना, घटा आएगा। क्योंकि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल कुछ भाग स्वयं द्वारा उत्प्लावन बल के रूप में प्रदान होता है। यही कारण है कि द्रव में डूबी वस्तु की अपेक्षा हल्की प्रतीत होती है। इसलिए कोई भी चीज जब पानी में डूबल रहती है तो हमको हल्का लगता है। या इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है, सौरभ लोग दिया जाता होगा तो देखा होगा, अगर हम लोग क्या करें, अगर नली भर पानी रहता है या डूबा भी पानी रहता है और ये लोग के पप्पा लोग चाहे उधर के कोई भी लोग के देखा होगा, जब बोझा लेकर के आते हैं तो मूड़ी पर बोझा लेकर न आते हैं, न आते हैं, पानी में फिरते, क्या पानी हमें हल्का हो जाता है, बस आराम से हाथ से धैले रहो, घींच के ले चल जाते हैं, हल्का हो जाता है, ताकि पानी बल लगा ले, वही मूड़ी पर रख ले रहे, चाहे हाथ में रख ले रहे, चाहे धरती पर घिंचाता। तो देखा एग्जाम्पल देखना लिया,
तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो ऊपर से खींच रहा है से ठीक है, लेकिन पानी तो और हल्का कर दिया उसको, तो पानी में रख देते हैं। चाहे अभी परोर के सीजन आएगा तो क्या करेंगे, सब लोग पानी को उठा करके नैयों पर न ढोते हैं, नैया पर आदमी से वो पर रख देते हैं और घींच कर ले चल, पानी में हाँ पानी में घींच के ले चल आते, एकदम आराम से लगेगा कि पानी नहीं बह करके आ रहा है, आप फिर इधर लाकर छान करके रख लेते हैं। ठीक, ऐसे दोनों काम हो जाता है, परोर न सूखता है और मेहनतों कम लग गया। तो वो लोग इसका साइंस जानते हैं, सीख गया। तो इसीलिए वस्तु में स्वयं उत्प्लावन बल लगाता है। यही कारण है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु की अपेक्षा हमको हल्का प्रतीत होता है। अगर ऐसे घींचते तो न होता, लेकिन पानी में रखल है तो परोरा बोझा उझा सब, घास के बोझा, खट्टा के बोझा, इसी सब लोग घींच करके लिया आता है। इतना पढ़ना लिया। एकरे बारे में एगो आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे जो बहुत अच्छा से बताए हैं कि कौन वस्तु क्यों डूबता है, कोई ज्यादा डूबता है, कोई कम डूबता है। यही नैया का सिद्धांत, हाँ वही सब आते में है। तो देखो पढ़ते हैं, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, यही हमको बताना है। जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं आप डिटेल में। सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, आर्किमिडीज। पहले एक सिद्धांत दिए, थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यूनानी के, समझना गया। तो अब कभी थोड़ा पानी में पार करेगा तो चढ़ कर नहीं जाना, आराम से सूत रहना और तैरे चल जाना है ना। आदमी अगर चल कर जैसे या ऊपर तैर कर जाता है तो आराम से जाता रहता है, हाथ से धक्का दे चल जाता है, अच्छी हल्का हो जाता है। तो सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज, इनका जन्म देखो, बाप रे बाप कितना पुराना वैज्ञानिक है, 87 से जन्म और 200 ईसा पूर्व, उल्टा हाँ, पूरा ईसा मसीह बीसी वाला में ने उत्प्लावन के सिद्धांत तथ्यों का परीक्षण किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यही जो उत्प्लावन बल है ना, एकरे बारे में बहुत अच्छा से ही पूरा पढ़ाई किए, अध्ययन किया, बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, उसको अच्छा से लिख करके रखे कि भाई ऐसे ऐसे सब होता है। तो सब लोग बाद में ध्यान से पढ़ा। तो देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत में, अपना सिद्धांत में क्या कहे रहता है लिखना, तो ध्यान से लिखना। जब किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या असंत डुबाई जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु है, जैसे हम लोग कह दिए परोर के बोरा, क्या 75 से घटा दिया, तो देखो यानी कि कोई भी द्रव में, तो द्रव हम लोग के नदी हो गया, और कोई वस्तु परोर के बोरा, तो में पूरी तरह जब डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, यानी कि कुछ कमी आ जाती है। और है जो वस्तु को डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के गैस के भार के बराबर होता है। तो वस्तु जितना इलाका में डूबल था वो उतना भार को हटा दिया है। ठीक, तो हटाए गए द्रव या गैस से बराबर होता है। इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए प्रयोग हुआ था। ये प्रयोग में परिभाषा देखने लिया, यानी कि कोई वस्तु कोई द्रव में जितना इलाका में डूबल है और वो अपना जो भार है ओकरा हटा देता है, जिसके वजह से हमको हल्का महसूस होता है। प्रयोग देखो, एक बेलनाकार बर्तन और एक धातु के बेलन को कमानीदार तुला के हुक से दिखाए गए चित्र में, यानी कि देखो एगो बर्तन है नीचे वाला, पहले तो जो हम लोग यह है नाभे वाला की कितना वजन हो रहा है से, एकरा में यह वजन रखा गया है, एगो वजन यहाँ वाला रखा गया है। ठीक, और तब बाद में नीचे एगो बर्तन रखा गया है और दोनों में देखा गया है कि कौन कितना डूबता है सही। तब बोला है 4.31 में देखिए ए वाला में कि दिखाए गए तरीके से लटकाया गया था। पहले ऐसी लटकाया में कोई पानी न है तो पहले लटकाया गया, और तुला का गठन वेट नापा गया। तो वेट 1 लेते हैं। अब एक पलाबी डिब्बा जिसके बगल में टोटी लगी होती है, ठीक ना, में पानी भरकर उसके टोटी के नीचे एक बीकर रखते हैं। अब बेलन की धीरे धीरे डिब्बे के पानी में डुबाते हैं। अगला कहा गया है कि अब ई वाला की हो गया, अब ई वाला में कहें क्या कि जो टोटी रखल है इसलिए कि जब हम डुबाएंगे ना तो धीरे धीरे अगर पानी हुआ से किस में गिर जाएगा, इसमें। तो ये कहे कि अब अगली बार हम लोग डिब्बा लेते जिसमें पानी रहेगा, टोटी निकलेगा, बगल में एक और बीकर रखते हैं कि पानी जितना एक्स्ट्रा गिरेगा से में रहेगा तो हम नाप लेंगे कितना पानी गिरा से। तो पानी में डुबा देते हैं, तब पूरा बेलन को पानी में डुबा देते। तो इस पर क्या किया गया, पूरा बेलन को पानी में डुबा दिया गया। तो बेलन के आयतन के बराबर का पानी बाहर बीकर में आ जाता है। जैसे हम लोग करते हैं कि पूरा निहाय करते हैं, पूरा बाल्टी भर देते हैं, ठीक ना, और में लोटा डूबल रहता है, और जब हाथ घुसा करते हैं तो हमारा हाथ के जितना आयतन रहता है क्षेत्रफल जैसे जैसे जाता है
तो वो पानी बाहर हमारे बाल्टी में से गिर जाता है, गिर जाता है। और जब तुम निकाल लेगा हाथ के तो उतना बाल्टी तो और खाली हो जाएगा, तो हम लोग पछताने लगते हैं कि जा इतना पानी हमारे गिर गया। ठीक, तो वही बातें में कहे हैं कि पहले में पानी भर दिया गया है और तब में बेलन को डुबाया गया है। तब बेलन के जितना आयतन था ना उतना पानी में से क्या गया, गिर गया, गिर ना गया। एग्जाम्पल देख लिया अपना डेली लाइफ में, हम लोग हर रोज तनहा घड़िया ये करते हैं। तो बीकर में आए ऐसे करते तो मजा आता है। अब पानी पूरा बेलन पानी में डूब जाता है तो बेलन के आयतन के बराबर पानी बाहर बीकर में आ जाता है, यानी कि पानी बाल्टी से गिर गया। तुला का संकेत ऊपर उठ जाता है। अगर इसको हम ऊपर उठा दिए तो ये बाल्टी में से तनका पानी खाली होगा कि ना सर्वेश? होगा, पहला खाली हुआ, क्योंकि उसका आयतन ज्यादा होगा। ज्यादा आयतन ज्यादा होगा तो पानी में से पहले गिर गया था, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल होगा, आयतन या क्षेत्रफल पड़ता है। अर्थात बेलन के भार में कमी हो जाती है। इसके बाद बीकर में एकत्रित पानी के तुला के लटके बेलन में डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि तुला के संकेतिक ठीक पहले की पठन पर आ गया है। और फिर जब इसको उठा देते हैं तो हम लोग ए में जब रखे ना तो पानी तो कुछ गिर ही गया, लेकिन जब हम अपन नापे वाला में देखे तो वजनो कम दिखा रहा है। और फिर जब बाहर निकाल दिया तो पानी तो कुछ गिरल ही थे तो पानी में कम हो जाएगा, लेकिन जेकर वजन था तो जो पहले था उतने वजन फिर हो गया। कि जब तक पानी में था तब तक के तनका वजन कम था, और जैसे ही पानी से बाहर आया तो वजन दोनों का सेम हो गया। हाँ, क्योंकि जितना बाहर था उतने अभी बाहर निकला तो उतने न रहेगा। तो वही बोला है कि चित्र 3.14.13 सी में देखिए, इससे स्पष्ट है कि पानी में डुबाने से बेलन की भार में कमी बेलन द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत को सत्यापन हुआ कि कोई भी चीज में डूब रहा था तो कैसे हल्का हो जाता है और जितना भारी था उतना हटा देता है। तो जब नैया डूबता है ना तो अपना अगल बगल के पानी को इतना कैसे हटा देता है। देखो वस्तुओं का प्लवन, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर दो बल लगते हैं। यानी कि कोई भी चीज को हम लोग नाव के में या बाल्टी में लगाए तो दो गो बल लगेगा। कौन कौन? एगो तो वस्तु का भार जितना रहेगा वो वस्तु पर नीचे की ओर लाता है। वस्तु 5 किलो की रहेगा तो जितना बल लगाएगा से, और 2 किलो लगेगा से लगे। और दूसरा द्रव की उत्प्लावकता के जो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर जो वस्तु को ऊपर की ओर लाता है। और फिर जितना वजन के साथ था पानी को कुछ हटाया, जब पानी फिर कुछ ऊपर की तरफ बल लगाता है तो एगो बल ही लगा रहा है, एगो पानी भी लगा रहा है। इन दोनों बल को W1 और W2 के अपेक्षिक परिणाम के अनुसार से 3 स्थितियां दी गई है कि पहलुका बराबर रहेगा यानी कि बड़ा रहेगा और दूसरा का छोटा है। देखो ऐसा चिन्ह जब भी रहता है ना तो इधर बड़ा वाला होता है, इधर छोटा वाला। और कौन? W2 छोटा, W1 बड़ा, जेकर मुंह खोलल तो बड़ा। अर्थात जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तो वस्तु पर नीचे की ओर एक परमाणु बल लगता है। ये कहे कि जब वस्तु के द्वारा जितना बल लगाया गया है, द्रव को हटाया गया है, तो नीचे से जितना रहेगा परमाणु बल लगाएगा, जिसके कारण इसीलिए वस्तु द्रव में नीचे डूब जाएगी। चूंकि वस्तु का आयतन वस्तुतः द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर था, परंतु वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक है। इसलिए किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या बोले, हेलेल सिद्धांत में कहे कि किसी द्रव में यानी कि कोई पानी में चाहे शरबत में किसी वस्तु को डुबाने के लिए, अगर कोई वस्तु को देखो एग्जाम्पल आगे नहीं है लेकिन अगर कभी रहेगा एक अंडा वाला दे देते हैं कि कोई वस्तु में अगर तू पानी में ना अंडा के रखेगा ना तो डूब जाता है, लेकिन वही पानी में नमक को घोल दुआ तब अंडा को डुबाएगा, तब नहीं डूबेगा, ताकि घनत्व को कम बेसी कर देता है। नहीं वो सही बराबर ना। अच्छा चलो हम दिखाते हैं आगे टॉपिक। तो यही बोला कि किसी द्रव में कोई एगो नमक घोलल वाला द्रव हुआ, एगो नमक बिना वाला खाली पानी, सिंपल पानी। तो द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए, अगर कोई वस्तु को डुबाना है तो वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। यानी कि अगर पानी में तू डूबेगा, अगर तोर घनत्व ज्यादा है तो तू पानी में डूब जाएगा, तोर घनत्व कम है तो तू पानी में नहीं डूबेगा। छोटा सा साइज है। देखो यही कारण है कि धातु जैसे लोहा का टुकड़ा पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा पानी में नहीं डूबता है, उसका घनत्व कम है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि वजन ओकर कम है, वजन ओकर ज्यादा है। इतना बड़का नैया है तो नैया के वजन ज्यादा होता है, लेकिन इतनी को कील है ओकर वजन तो कम है,
लेकिन नैया कील दोनों रखेंगे तो कौन डूबेगा? कील। तो में वजन के कोई मतलब है नहीं, उसके घनत्व से मतलब है। तो यही कारण है नैया नहीं डूबता है। अगला देखो, जब W1 और W2 बराबर रहेगा, यानी कि अर्थात जब वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार बराबर हो तो वस्तु पर परमाणु बल शून्य हो जाएगा। इसीलिए वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई प्लवन करती रहेगी, अर्थात तैरती रहेगी। अगर वो पूरा बराबर हो गया, ठीक ना, कि जितना उसको हटाना है तो पूरा हट जाता है, ऊपर तैरती रहेगी। तो उसको इसीलिए नाव लोग के इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो पूरा बराबर हो जाए, तो ऊपर तैरते रहे, एकदम भागेगा स्पीड से। जैसे चित्र में देखने के लिए कहा है, एक पहले तो चित्र 4.14 में देखने के लिए कहा है कि नीचे की तरफ डूब जाएगी। तो अगर परमाणु बल और इस वस्तु में नीचे तो नीचे डूब जाएगी। और दूसरा नंबर वाला के है कि अगर पूरा W1 और W2 बराबर रहे, यानी कि वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार अगर बराबर हो गया तो ऊपर में तैरते रहेगा। देखो एकदम तैरे ना, लेकिन पानी के अंदर में रह करके, ये पानी से बाहर है नहीं ना, ये पानी में डूबल है फिर भी तैर रहा है। और तीसरका में देखेगा पानी के बाहर, यानी कि आधा पानी के अंदर है आधा पानी के बाहर। नाव लोग भी तनका सानी पानी के अंदर रहता है। और कुछ बार तो ही बोला है, अतः द्रव में पूर्णतः डूब करके वस्तु में प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। तो अगर वस्तु को वही में डुबा करके रखना है, जैसे सबमरीन और लोग के होता है, वो पूरा पानी में डूबल रहता है, अंदर पूरा चलता है। हाँ सबमरीन होता है, जिसको हम सके पनडुब्बी कहते हैं। लड़ाई करते हैं। हाँ, वो लड़ाई करे में नाव के तरह होता है, पानी के अंदर चलता है। कोई से उसमें सब सिस्टम है, पूरा गोल एकदम कैप्सूल के तरह होता है। हाँ, देखा देखे तब अच्छा बात। तब सुनो अगला, तब हम लोग तीसरा के ये बोला है कि अगर पूरा डूबल रहना चाहिए, तो अगर पूर्णतः पानी में डूबल है तो प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व कितना रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। तीसरा नियम देखो कि अगर W यानी कि छोटा हो और W2 बड़ा हो, यानी कि अगर हम लोग के कोई अर्थात जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होगा तो वस्तु पर ऊपर की ओर परमाणित बल लगेगा, जिससे वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगा और द्रव के अस्कांत भार डूब करके प्लवन करेगा, यानी कि तैरने लगेगा। यही लिए हम लोग का नाव, हवाई जहाज, पनिया जहाज सब पानी पर तैरते रहता है। इस स्थिति में वस्तु का केवल उतना ही भाग द्रव में रहेगा जितना द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर हो। चूंकि हटाए गए द्रव अभी तो तू बोल रहा था, सोने लगता है, ध्यान से सुनो। तो यही बोला है, तो देखो यही तीसरा रूल के अनुसार से हम लोग का नाव चलता है कि वस्तु का केवल उतना ही भाग द्रव में रहता है। तो कुछ भाग द्रव में रहेगा जितना उसके द्वारा हटाया गया भार है वस्तु के भार। चूंकि हटाए गए द्रव का आयतन वस्तु के आयतन से कम है, किंतु हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर है, इसीलिए द्रव में डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु के घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो अगर वो में डूब करके प्लवन के मतलब तैरते रहने के लिए नैया लोग ऊपर उपलायित रहता है, उपलाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। कम रहेगा तो ऊपर तैरेगा, ज्यादा हो जाएगा तो नीचे डूब जाएगा। अब बराबर रह जाएगा तो पूरा डूब करके लेकिन फिर भी तैरते रहेगा अंदर में। देखो किसी द्रव में तैरते अर्थात प्लावन वस्तु के संतुलन के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार उसके डूबे गए भाग द्वारा हटाए गए के बराबर हो। जैसे जल में तैरती और डूब जाने वाली वस्तुओं का चर्चा करें तो कहा है लकड़ी और लोहे का लगभग समान आकार रहता है, यानी कि सेम आकार के एगो लकड़ी ले लो एगो लोहा ले लो और एक एक कर टुकड़े लेते हैं। जल में लकड़ी का टुकड़ा डालने पर वह जल में आसान डूब करके तैरता है, तो ये पूरा डूब जाएगा अंदर में और तब तनी मनी उपलाते रहता है। लेकिन इसी कारण है कि जब लकड़ी का घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल द्रव्यमान लगाता है तो जल में घनत्व कम होता है। अब जल में लोहे का टुकड़ा डालते हैं पाते हैं कि लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है, और इसका कारण यह है कि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो लोहा का टुकड़ा है जो और जल के घनत्व दोनों में से किसका घनत्व ज्यादा होता है? लोहा का, डूब जाता है। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा डालने पर वह जल में अशांत डूब करके तैरते रहता है। लेकिन यही ले लकड़ी का जो हुआ टुकड़ा का, यानी कि लकड़ी का घनत्व द्रव के घनत्व से कम रहता है, यह ऊपर में तैरते रहता है। ठीक ना, तो हम लोग इतना पढ़ लिया। अब देखो जहाज के बारे में
यही उत्प्लावन के नियम से न, ये जहाज के नियम वाला हो जाने का, बात खत्म हो जाएगा। हम सोचे पहले खत्म करें, इतने पढ़े के है, एक पेज है यह। हाँ तो इतना मेल नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल है होबे करेगा। तो देखो अभी जितना पढ़ा ना, इसमें खाली उपयोग के मतलब एग्जाम्पल है। अब मजे आएगा कि ये कौन कौन चीज ऐसे उपलाता है सिर्फ। तो जैसे देखो पहले जहाज के, लोहे का भी जहाज बनल रहता है, तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है ना, इसीलिए लोहे की सुई या काटी पानी में डूब जाती है। ठीक, यदि लोहे के एक टुकड़े को पीट करके उसके नाव का आकार दे दिया जाए तो यह पानी पर प्लावन कर सकता है। ठीक ना, लोहे के कहा नौया के आकार बना देंगे ना, तो ये प्लावन कर सकता है। इसी सिद्धांत पर पानी में चलने वाला जहाज बनाए गए। ठीक ना, अपना सब यहाँ नैया देखता है, वो हवाई जहाज का है आ जाता है मंगरा है, कहाँ ध्यान रहता है। चलो ठीक, तो देखो अपना सब यहाँ लकड़ी के जहाज बनल है। अरे ओकरे नैया कहते हैं, तो अधिकतर लकड़ी वाला है। तो सबके की लग रहा है कि अभी पता है ना कि लकड़ी भी पानी पर तैर सकता है, लोहा भी तैर सकता है, लेकिन लोहा अगर डायरेक्ट रखेंगे तो डूब जाएगा। लेकिन उसको कुछ नाव के आकार के बना दिया जाएगा, जिसके वजह से क्या करे, उसका घनत्व कम हो जाए। ठीक ना, वो पानी का घनत्व को हटा दे तो वो तैरे। तो अपन सा के नाव होता है वो तो लकड़ी के रहते हैं। जो बड़ा बड़ा पनिया जहाज है वो किस चीज का बना रहता है, लोहा के बना, तो उसमें लकड़ी का ना टायरो रहता है, वो दूसरा चीज के टकराता है ना, ओकरे ले। हाँ ठीक, तो यही बोला गया है कि लोहा का भी जहाज पानी में तैर सकता है, क्योंकि उसको बस आकार उस तरह से दे दिया जाए तो यह पानी में प्लावन कर सकता है। इसी सिद्धांत पर पानी में चलने वाला जहाज, जिसको अंग्रेजी में शिप कहा जाता है, बनाए जाते हैं। जहाज लोहे की चादरों को अवतल आकार में इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इसके अंदर खाली जगह बहुत हो। ठीक ना, तो इस तरह से आकार से बनाया जाता है ताकि खोखली हो जाए। इससे जहाज इतना पानी हटा पाता है कि हटाए गए पानी पर जहाज तथा उसमें लदे सामानों का भार से कहीं अधिक होता है, इसलिए जहाज पानी पर प्लावन करता है। प्लावन के मतलब उपलायित रहता है, तैरते रहता है। तो देखना लिया, तो लकड़ी भी किस पर पानी पर तैर सकता है, लोहा भी पानी पर तैर सकता है, बस उसको आकार सही दे दो। तो अगर यही साइंटिस्ट लोग किया, उसको ऐसा आकार देखा ताकि पानी पर इतर से यही बड़का बड़का जहाज बना दिया। अगला देखो, हाँ पनिया जहाज भी, पनिया जहाज लोहा के बनल रहता है, लकड़ी के न रहता है। हवाई जहाज भी हाँ समुद्र में। तो एगो पनिया जहाज के बारे में देखने लिया। अब देखो हम लोग कोई तैरे आता है प्रिंस, कैसे तैरता है देखो मनुष्य का पानी में तैरना, मनुष्य के शरीर का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, तो हम लोग पानी में नहीं डूबते हैं। कोई भी पहली बार कूदेगा तो न डूबेगा, निकल जाएगा। लेकिन आदमी न डर के मारे से डूब जाता है। सीखना लिया, हम लोग पानी में डूब सकते हैं कि नहीं, से खाली बताओ। नहीं डूब सकते, लेकिन पानी में जाता है तो लोग घबरा जाता है। अगर न भी तैर आता है, गुण हाथ चलाएगा ना तो साइड में किन्नू न किन्नू बह जाएगा, लेकिन घबरा जाता है बह जाएगा। तो लोग पहले घबरा, जैसे कई बार बताया कि सांप के लाइट जलाना लोड़ी, सांप के काटे से तुरंत लोग नहीं मरता है। 4 घंटा के समय होता है, अगर ज्यादा जहरीला है तो 3 घंटा के। लेकिन पहली घबरा जाता है कि अब तो हमारा काट ले गए, अब की होता है, अब मर जाए, बस पहली मर जाता है। उसी तरह पानी में कोई गिरता है तो बताए कि हम लोग को पानी क्या करता है, बाहर की तरफ बिक देता है, उपला कर रखता है, और हम लोग पानी में डूब नहीं सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर का घनत्व तो कम होता है। किसी का मतलब मान लिया कि हमको अथी काट लिया, उसमें जहर चल जाता है। हाँ, तो जहर है ना, जैसे तोरा काट लिया, अभी में जहर चल गया तोरा, ठीक, लेकिन तोरा की लग रहा है कि हमारे सर्जी काटे तो तोरा जहर जाएगा, लेकिन वो काटेगा तो इसी, लेकिन तोरा की अब तो जहर तो हम मर जाएंगे। लेकिन सबके नियम होता है, उस शरीर में पूरा। हाँ, कुत्ता में तो पहले जहर ना होता है, कहा जाता है अपना भारतों में पाया जाता है, तो 50% सांप में तो जहर होवे नहीं होता है, लेकिन काटता है फिर भी लोग मरता है। कहला घबराहट से, क्या हमारा काट लिया अब हम मर जाएंगे। कुछ ऐसा सांप है ना जेकरा काटता है तो तुरंत बिख लगता है, जिसको बहुत जहरीला कहते हैं, लेकिन अपना भारत में न पाया जाता है। और अधिकतर नॉर्मल अगर ऐसा सांप है ना जो अगल बगल निमित्त काटता है, तो क्या काटे के 4 घंटा बाद आदमी मरे, यानी कि उसको पूरा शरीर में जहर फैलने में कितना समय लगता है, 4 घंटा। एक आदमी कितना समय है, लेकिन आदमी 1 घंटा में मर जाता है। बोलो, कभी कभी कोई का सांप बहुत जल्दी भी असर करता है, जैसे कोहरा सांप जो नाग सांप का असर ज्यादा करता है, तो वह 2 घंटा में कर दे। बोलो क्या करा है, एनाकोंडा बिख ना करता, वो गिलता है।
चलो आगे पढ़ते हैं। तो पहले देख लिया, तो सर्वेश कभी डूबेगा तो घबराना नहीं, किंतु उसके शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए मनुष्य पानी में डूबने लगता है। जी, तो मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, किंतु उसके सिर का घनत्व, किसका, सिर का माथा गर्दन से इतना दूर तक जब भी, ठीक ना, लेकिन गर्दन के ऊपर वाला घनत्व ज्यादा रहता है, तो लोग का मूड़ी अंदर में डूब जाता है, ठीक, लेकिन और सब शरीर ऊपर रहता है, तब मूड़ी में है तो पानी घुस जाता है, पहले लोग आदमी पानी पी लेता है, तो ठीक। तो क्या कहा, तो शरीर से तो नहीं डूबता है, लेकिन हम लोग का दिमाग ना पानी में डूब जाता है, किंतु सिर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए मनुष्य पानी में डूबने लगता है, और सिर को पानी के बाहर रखते हुए पानी में गतिशील होने को तैरना कहती है। अगर यह कोई के कल आ गया कि कैसू करके अपना मूड़ी को क्या करे, पानी के ऊपर रख ले, तो वो नहीं डूबेगा, वही का कि सिर तो डूब जाए, यही बच जाता है। एक देखो समुद्र में, एक और बताइए, समुद्र में पानी का घनत्व नदी और झील के घनत्व से बहुत अधिक होता है, यानी कि अगर हम लोग ना नदी में जाकर डूबेंगे ना तो घनत्व यानी कि पूरा पाट जाए, लेकिन अगर समुद्र में जाएंगे तो पूरे के पूरे उपला जाएगा, और खारा जल होता है ना तो ज्यादा और घनत्व अधिक होता है। अतः समुद्र में पानी के शरीर के अधिक भाग पानी के ऊपर रहता है, इससे नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान हो जाता है, ठीक ना। तो कोई अगर समुद्र में तैरे के सीखेगा तो बहुत आसान, क्योंकि पूरा पाठ उपलायित रहता है, लेकिन पानी उनी में जब हम नदी या झील में है तो में क्या होता है। अगला देखो, प्लवी हिमसेल्फ, अगर बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जब भी पानी में बर्फ के टुकड़ा डालेंगे तो क्या करेगा, वो उपलाता। क्यों, क्योंकि पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है, ठीक ना। तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण बर्फ का टुकड़ा पानी पर प्लवन करता है, यानी उपलाता है। प्लवन करते समय बर्फ का 11/12 भाग पानी के भीतर डूबा रहता है और 1/12 भाग पानी के बाहर रहता है, यानी कि पूरा पूरा नहीं उपलाता है, वो खाली कुछ पार्ट ऊपर तनका सा नहीं दिखाई देता है, बाकी बस सब फिर पानी में डूबा रहता है। चूंकि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र के पानी में बर्फ और भी कम भाग भीतर रहता है। अगर हम लोग कोई बर्फ के टुकड़ा लेके जाकर समुद्र में रख देंगे ना तो आधा बर्फ के, आधा पानी के अंदर, आधा पानी के ऊपर। ठंडे प्रदेशों में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें इन्हीं प्लवन हिमशैल कहलाता है। समुद्र में पानी का प्लवन करती रहती है, चूंकि सिर्फ 1/9 भाग बाहर रहता है, इसीलिए जहाँ ठंड वाला इलाका है तो वो में बर्फ ऐसी पिघलित रहता है, इन्होंने भागित रहता है। और अगला देखो, इसीलिए घने कोहरे या रात के समय जहाजों को इसे टकराने से खतरा रहता है। अगर कोई समुद्र में जा रहा है, हाँ, अगर ओकरा बीच में बर्फ के बड़का चट्टान आ गया, क्योंकि तो पानी पर तैरते रहता है, तब जहाज में क्या होगा, टकरा जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। तो यही रात में चलता है, दिखाई न दिया था। 1912 में टाइटेनिक जहाज में यही हुआ था। कब, एक फिल्मों बनल है, हाँ, कहानी तनका शॉर्ट में सुन लो, वर्षा की चिंता नहीं करना, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। टाइटेनिक जहाज वाला था ना, पहली बार बना था, लोग एकरा पर ना बहुत घमंड था, माना कहा था कि विश्व का बहुत बड़का जहाज है, और कहा कि ऐसा जहाज बनाए ना कि डूबो नहीं करेगा। लेकिन पहली सफर में चला, आई रात के समय था और हिमशैल से टकराया और जहाज नष्ट हो गया, वो है बर्फ के बड़का को टुकड़ा से, ताकि कोई ठंड वाला इलाका, हाँ। और देखो, उस पर सवार हजारों मनुष्य की जान चली गई उस समय। तब हाँ, कामे से था, एक ना उस समय से। अपेक्षिक घनत्व के सुनो, किसी अन्य पदार्थ के घनत्व में प्रामाणिक मान करके उसकी तुलना में घनत्व का वर्णन करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उसके अपेक्षित घन, यानी दोनों की अगर अपेक्षा निकाले किसका कम ज्यादा है, तो किसी पदार्थ का घनत्व अब प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व निकाल करके और उसको बट्टा में करेंगे तो निकल जाता है। अपेक्षा घनत्व समान राशियों की अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो किसका मात्रक नहीं था, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखना, हाँ, किसका कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। कोई वस्तु पानी में डूब जाएगी या तैरेगी या पानी की अपेक्षा उसके वस्तु के घनत्व पर निर्भर करती है। इसी प्रकार कोई वस्तु जानना आवश्यक हो जाता है और घनत्व के पानी में तुलना। और 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का घनत्व महत्व होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस आया ना तो पानी बर्फ बनना शुरू कर देता है, यानी कि घनत्व ज्यादा, घनत्व का मतलब वो कहीं गहरा होने लगता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पानी पर घनत्व की कमी होता है। किसी वस्तु की अपेक्षा घनत्व उसके घनत्व के 4 डिग्री सेल्सियस से पानी के घनत्व का अनुपात होता है, ये हमको नहीं पढ़ना है।
तो कितना डिग्री पर पानी का घनत्व ज्यादा रहेगा? 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। किसी वस्तु की अपेक्षा घनत्व उसकी किसी आयतन के भार 4 डिग्री सेल्सियस पानी के उतने ही आयतन के भार के अनुपात होता है। अपेक्षित घनत्व की परिभाषा से स्पष्ट है और एक सूत्र रखा गया है। अब एगो देखो घनत्व का सूत्र ये वाला पढ़े थे, घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, हम लोग पढ़े थे अपेक्षित, लेकिन अपेक्षित घनत्व का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। बाकी बात हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। आस्मरणीय वाला अगला दिन फिर करवा देंगे।